हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज की तारीख है 5 अप्रैल 2024। आज के करंट अफेयर क्वेश्चन और लल्लन टॉप प्रश्नों में आप सभी का स्वागत है। यह करंट अफेयर क्वेश्चन कुमार गौरव सर के करंट अफेयर से लिया गया है, जिसमें आप सभी को करंट अफेयर क्वेश्चन साथ में उसकी व्याख्या और लल्लन टॉप प्रश्न देखने को मिलेगा। तो चलिए सॉल्व कर लेते हैं। यह क्लास हम 20 से 25 मिनट में पूरी कंप्लीट कर लेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। आज के यानी कि 5 अप्रैल के दैनिक समसामयिक सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न का प्रश्न नंबर 1 है। हाल ही में नाटो ने अपने 75वें वर्ष पूरा होने का जश्न कहाँ मनाया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, ब्रुसेल्स में मनाया है। नाटो का फुल फॉर्म होता है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। नाटो की स्थापना हुई थी 4 अप्रैल 1949 को और कल यानी कि 4 अप्रैल 2024 को नाटो की स्थापना का 25 वर्ष पूरा हो गया है। तो इसकी खुशी, इसका जश्न कहाँ पे मनाया गया है? ब्रुसेल्स, बेल्जियम में मनाया गया है। अगर बात करें वर्तमान में नाटो में कितने सदस्य देश हैं, तो 32 सदस्य देश हैं। और 32वां देश कौन सा है? तो स्वीडन है। 31वां देश अगर पूछे तो कौन सा है? तो फिनलैंड है। तो नाटो का नवीनतम सदस्य देश कौन बना है? तो यह स्वीडन बना है। ये भी आपको याद रखना है। अब देख लेते हैं कि नाटो का एक आर्टिकल है जिसका नंबर है 5। ठीक है, तो आर्टिकल नंबर 5 में यह कहा गया है कि नाटो के जितने भी सदस्य देश हैं, नाटो के सदस्य देश पर अगर आक्रमण होता है तो नाटो उसे खुद पर आक्रमण मानेगा। तो ये नाटो के 32 देशों पर अगर कोई बाहरी देश इस पर आक्रमण करता है तो नाटो उसे खुद पर आक्रमण मानेगा। यह बात किस आर्टिकल में कही गई है? तो आर्टिकल 5 में कही गई है। नाटो के वर्तमान हेड कौन है? तो स्टोलनबर्ग वर्तमान में नाटो के हेड हैं। तो 75 वर्ष नाटो का पूरा होने की खुशी कहाँ पर मनाई गई है? तो ब्रुसेल्स, बेल्जियम में मनाई गई है। ये आपको याद रखना है। लल्लन टॉप प्रश्न में देखते हैं कि ब्रिक्स के नवीनतम 5 देश कौन से हैं जिन्होंने अभी हाल ही में ब्रिक्स की सदस्यता ली है? तो सऊदी अरब, ईरान, यूएई, मिस्र, इथोपिया। ये 5 सदस्य देश हैं जो कि ब्रिक्स के नवीनतम सदस्य देश में शामिल हुए हैं। अगर बात करें कि 6 देश सदस्य ब्रिक्स के होने वाले थे, लेकिन इसमें जो है अर्जेंटीना ने मना कर दिया है। तो ये भी आपको याद रखना है। अर्जेंटीना अभी हाल ही में जो है ब्रिक्स की सदस्यता को मतलब लेने से मना कर दिया है। बाकी के 5 सदस्य देश ब्रिक्स के नवीनतम सदस्य देश बन गए हैं। नेक्स्ट देखते हैं एससीओ का नवीनतम सदस्य देश कौन सा है? तो यह ईरान है। नेक्स्ट हमारा है ओपेक की सदस्यता त्यागने वाला देश कौन सा है? तो ओपेक की ऑर्गेनाइजेशन पेट्रोलियम एक्सपोर्ट कंट्री, इसकी जो है सदस्यता अभी हाल ही में किसने त्याग दी है? तो अंगोला ने त्याग दी है। आसियान का नवीनतम सदस्य देश कौन बना है? तो आसियान का नवीनतम सदस्य देश बना है तिमोर लिस्ते, और यह किस क्रम का है? तो यह 11वें क्रम का सदस्य देश बना है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है दूसरा। हाल ही में जारी लैंसेट अध्ययन के अनुसार वर्ष 1990 से 2021 के बीच वैश्विक जीवन प्रत्याशा में कितनी बढ़ोतरी हुई है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 6.2 वर्ष। इसके बारे में व्याख्या देखें तो जीवन प्रत्याशा रिपोर्ट किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो द लैंसेट के द्वारा जीवन प्रत्याशा रिपोर्ट जारी किया जाता है। इसमें बताया गया है कि 1990 से लेकर 2021 के बीच में वैश्विक जीवन प्रत्याशा कितनी रही है? तो 6.2% की वृद्धि हुई है। ठीक है, अगर बात करें कि भारत की वैश्विक जीवन प्रत्याशा कितनी रही है, तो भारत की जीवन प्रत्याशा रही है 7.8 वर्ष, जबकि विश्व की कितनी है? तो विश्व की है 6.2 वर्ष। ये भी आपको याद रखना है। और भारत की 7.8 वर्ष रही है। अगर बात करें कि वैश्विक जीवन प्रत्याशा सबसे ज़्यादा वृद्धि जो है कितनी रही है? तो सबसे ज़्यादा वृद्धि रही है 13.6 वर्ष। और वर्तमान में कितनी है? तो 6.2% इसमें वृद्धि हो गई है 1990 से लेकर 2021 के बीच में। सर्वाधिक जीवन प्रत्याशा जो है किस देश की है? तो सर्वाधिक जीवन प्रत्याशा रही है मोनाको की। इसमें जो है 87 वर्ष रही है, यानी कि जो वहाँ पे लोग हैं उनके जीवन जीने की उम्र जो है 87 वर्ष है, यानी कि सबसे ज़्यादा है। अगर बात करें कि जीवन प्रत्याशा में जो है बढ़ने की क्या क्या क्वालिटी होती है, तो मेडिकल फैकल्टीज जो है बढ़ जाती है। और इस प्रकार से भारत में भी जीवन प्रत्याशा दर बढ़ी है। किस लिए बढ़ी है? जैसे कि मेडिकल सुविधाओं में मतलब अच्छी तरह की बेहतरी प्रोवाइड की जा रही है, महामारी जैसी बीमारी कम हो रही है और लाइफ स्टाइल जो है बढ़ रही है। तो इन सभी के बढ़ने से जो है और महामारी के घटने से जीवन प्रत्याशा जो है इंसान की बढ़ती है। ठीक है, खाद्य अपशिष्ट सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है? यूएनईपी
के द्वारा जो है यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम के द्वारा खाद्य अपशिष्ट सूचकांक जारी किया जाता है और इसमें बताया गया है कि भारत में जो है प्रतिवर्ष 19% फूड जो है वेस्ट होता है। मानव विकास सूचकांक के 3 आधार कौन कौन से हैं? तो मानव विकास सूचकांक के कितने आधार होते हैं? 3 आधार होते हैं। कौन कौन से हैं? अगर बात करें मानव विकास सूचकांक जारी कौन करता है तो यूएनडीपी जारी करता है। इसके 3 आधार है, जीवन प्रत्याशा, पर कैपिटा इनकम और साक्षरता, ये इसके 3 आधार हैं। और भारत में जो है मानव विकास सूचकांक जो में भारत की रैंक कितनी है? तो 134 है। ग्लोबल इकोनॉमिक आउटलुक किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के द्वारा जारी की जाती है। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देश की पहली घरेलू जीन थेरेपी CAR T-सेल कहाँ लॉन्च किया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, IIT बॉम्बे में। इसके बारे में देखें तो CAR-T सेल थेरेपी जो है यह भारत की स्वदेशी जीन थेरेपी है। इसे भी हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने लॉन्च किया है। कहाँ पे? IIT बॉम्बे में लॉन्च किया है। अगर बात करें तो CAR-T सेल थेरेपी से जो है कैंसर का इलाज होता है और यही जो है जो कैंसर का इलाज होता है ये USA में कितने रुपए का होता है? तो 5 करोड़ रुपए का होता है। जबकि भारत में CAR-T सेल थेरेपी का निर्माण हो जाने के बाद कैंसर का इलाज अपने भारत में 40 लाख रुपए में हो जाएगा। इसका जो है CAR-T सेल का विकास किसने किया है? तो IIT बॉम्बे और टाटा मेमोरियल ने मिलकर इसका निर्माण किया है। CAR-T सेल की फुल फॉर्म क्या होती है? तो काइमेरिक एंटीजन रिसेप्टर इसका जो है फुल फॉर्म होता है। T का मतलब होता है लिम्फोसाइट, यानी कि WBC में जो है लड़ने की क्षमता को बढ़ाने के लिए CAR-T सेल का निर्माण किया गया है और यह भारत की पहली स्वदेशी कैंसर वाली थेरेपी है। ठीक है, इसके निर्माण में जो है भारत में अगर इसका इलाज कराएंगे तो 40 लाख जाएगा, जबकि यही बीमारी का जो है इलाज अगर USA में कराते हैं तो 5 करोड़ रुपए खर्च होते हैं। अध्ययन देखते हैं कि कैंसर के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो ऑन्कोलॉजी कहा जाता है और 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है। ल्यूकेमिया क्या है? ल्यूकेमिया जो है शरीर में WBC की संख्या बढ़ जाए तो उसे ब्लड कैंसर कहते हैं। सर्वावैक्स क्या है? सर्वावैक्स क्या है? तो यह सर्वाइकल कैंसर की पहली वैक्सीन है और इस वैक्सीन का निर्माण किसने किया था? तो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ पुणे के द्वारा इसका निर्माण किया गया था। कैंसर के उपचार के लिए सामान्यतः किस समस्थानिक का प्रयोग किया जाता है? तो कोबाल्ट 60 का प्रयोग किया जाता है। चौथा प्रश्न है, हाल ही में 10,000 मेगावाट की नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता हासिल करने वाली पहली देशी कंपनी कौन सी है? तो 10,000 मेगावाट की नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता हासिल करने वाली देश की पहली कंपनी है अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड। तो अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड जो है यह देश की पहली स्वदेशी कंपनी है जिसने नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता में 10,000 मेगावाट की क्षमता जो है प्राप्त कर ली है। ठीक है, या तो इसे 10,000 मेगावाट बोले या फिर 10 गीगावाट बोल सकते हैं। विश्व का सबसे बड़ा नवीकरणीय ऊर्जा प्लांट जो है किसके द्वारा स्थापित किया जाएगा? तो अडानी ग्रीन एनर्जी के द्वारा स्थापित किया जाएगा और कहाँ पर? खावड़ा गुजरात में भी किया जाएगा। ये भी आपको याद रखना है। और इसकी क्षमता कितनी रहेगी? तो 30 गीगावाट रहने वाली है। तो नवीकरणीय ऊर्जा में 10,000 मेगावाट की क्षमता प्राप्त करने वाला देश का पहला स्वदेशी कंपनी कौन सा है? तो अडानी ग्रीन एनर्जी है। और इसी के द्वारा ये भी पॉइंट आपको याद रखना है, विश्व का सबसे बड़ा नवीकरणीय ऊर्जा प्लांट कहाँ पे लगाया जाएगा? खावड़ा गुजरात में लगाया जाएगा, जिसकी क्षमता रहेगी 30 गीगावाट। भारत के 5 पंचामृत लक्ष्य क्या हैं? तो भारत के पंचामृत लक्ष्य कौन कौन से हैं इसके बारे में देख लेते हैं। तो भारत के पंचामृत लक्ष्य हैं, पहला है नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य जो है कब तक रखा गया है? तो 2070 तक भारत जो है कार्बन के उत्सर्जन में शून्य हो जाएगा। गैर जीवाश्म ईंधन के लिए जो है 2030 है, ये 2030 रहेगा। ठीक है, तो 2030 तक जो है भारत जो है 500 गीगावाट उत्सर्जित करने वाला है, ये मतलब उत्सर्जित करेगा, ये भी आपको याद रखना है। और 2030 तक नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में 50% होनी चाहिए। तो 2030 तक नवीकरणीय ऊर्जा यानी कि जैसे पवन ऊर्जा हो गए, आपका सौर ऊर्जा हो गया, इसके क्षेत्र में जो है 2030 तक भारत जो है 50% नवीकरणीय ऊर्जा पर डिपेंड हो जाएगा, जिससे जो है क्या होगा? कार्बन जीरो हो जाएगा। और इसके बाद 2030 तक अर्थव्यवस्था की कार्बन तीव्रता में जो है 45% से कम करने का लक्ष्य है, यानी कि 2030 तक अर्थव्यवस्था में जो है कार्बन की तीव्रता को कितना प्रतिशत कम करने का लक्ष्य रखा गया है? तो 45%।
2030 तक कार्बन उत्सर्जन में 1 बिलियन टन की कमी का भी लक्ष्य रखा गया है। नेक्स्ट देख लेते हैं 5वां प्रश्न, हाल ही में सीरिया में ईरानी दूतावास पर किसने हमला किया है? तो सीरिया में ईरानी दूतावास पर किसने हमला किया है? तो इजराइल ने किया है। सीरिया की राजधानी है दमिश्क, और सीरिया में जो ईरानी दूतावास था, यानी यहाँ पे आपका ईरान हो जाता है, यहाँ पे आपका सीरिया है, और यहाँ पे आपका लंबा सा हो जाता है देश इजराइल। ठीक है, तो यहाँ से इजराइल ने यहाँ पे एक दूतावास था, किसका? ईरान का। ठीक है, तो ईरान का एक दूतावास था कहाँ पे? सीरिया में। तो इजराइल ने जो है इस दूतावास पे आक्रमण कर दिया है। ठीक है, तो सीरिया में ईरानी दूतावास पर किसने हमला किया है? तो ईरान ने कर दिया है। तो इस पर हमला करेगा तो दो लोगों से दुश्मनी, एक तो ईरान के ऊपर किया, मतलब हमला जो है कहाँ पर किया? सीरिया में किया है। ठीक है, तो सीरिया जो है अपने एयर अटैक को लेकर जो है कि हमारे जो है आकाश क्षेत्र में प्रवेश करने से, मतलब कैसे प्रवेश कर दिए और हमारे देश में किसी दूसरे दूतावास पर आक्रमण क्यों कर दिए। तो इससे जो भाई अब जो है इजराइल के ऊपर जो है आक्रमण हो सकता है। और दूसरा, इजराइल ने जो है किसके दूतावास पर आक्रमण किया है? तो ईरान के किया है। तो अब ईरान भी इस पर आक्रमण करेगा और ये भी कर सकता है। ठीक है, अब आगे देखते हैं क्या होगा। तो सीरिया की राजधानी दमिश्क, सीरिया में ईरानी दूतावास पर हमला किसने किया है? इजराइल ने किया है। और ईरान की राजधानी का क्या नाम है? तेहरान है, ये भी आपको याद रखना है। और इजराइल की जो संसद है इसका क्या नाम है? नीसेट है। और इजराइल की राजधानी का नाम है जेरूसलम, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट देख लेते हैं, हाल ही में स्कोर्स 2.0 का अनावरण किसने किया है? तो स्कोर्स 2.0 का अनावरण किसके द्वारा किया गया है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, एस सेबी के द्वारा। स्कोर्स 2.0 का अनावरण क्यों किया गया है? क्योंकि निवेशकों की शिकायत के लिए यह पोर्टल लॉन्च किया गया है। स्कोर्स 2.0 21 दिन में जो है निवेशकों का जो भी शिकायत होगा उसको निवारण कर दिया जाएगा। और यह पोर्टल किसने लॉन्च किया है? तो सेबी ने लॉन्च किया है, जिसका फुल फॉर्म होता है सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 1988 में। और यह जो है एक्ट 1992 के तहत यह संस्था जो है कैसी संस्था बन जाती है? विधिक संस्था बन जाती है। सेबी का मुख्यालय कहाँ पे है? मुंबई में है। और सेबी की पहली महिला अध्यक्ष यानी कि वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो माधवीपुरी बुच्च है। और सेबी के द्वारा कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया है? कौन सा ऐप लॉन्च किया गया है? तो सारथी ऐप लॉन्च किया गया है। उद्गम पोर्टल को किसने लॉन्च किया है? तो आरबीआई ने लॉन्च किया है। क्यों लॉन्च किया था? क्योंकि लावारिस धन का पता लगाने के लिए ऐसा कार्य किया गया था। सी विजिल ऐप किसने लॉन्च किया था? तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया यानी चुनाव आयोग ने लॉन्च किया था, ये भी आपको याद रखना है। और सक्षम ऐप भी किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा। और इनकोर ऐप भी, तो ये तीनों ऐप आपको याद रखना है। सक्षम ऐप जो है दिव्यांग व्यक्तियों के लिए लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट हमारा सुस्वागतम ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया गया था? तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। ई साक्षी ऐप जो है एमपीलैट्स प्रशासन की देखरेख के लिए लॉन्च किया गया है, ई साक्षी ऐप। 7वां प्रश्न हमारा, निर्वाचन आयोग ने किसे यूथ आइकन नियुक्त किया गया है? तो अभी हाल ही में आप सभी को पता है कि लोकसभा का चुनाव होने वाला है, तो उसके लिए यूथ आइकन निर्वाचन आयोग ने किसे घोषित किया है? तो आयुष्मान खुराना को बनाया है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया यानी चुनाव आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 को हुआ था। और 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस भी मनाते हैं। ठीक है, राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो 25 जनवरी को मनाया जाता है। और ईसीआई का उल्लेख किस आर्टिकल में है? तो 339 में है। ईसीआई के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो सुकुमार सेन थे। और पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी थी? तो रमा देवी थी। और वर्तमान में ईसीआई के हेड कौन है? तो राजीव कुमार जी हैं। 7 अप्रैल से जो है और 1 जून के बीच में 7 चरणों में लोकसभा का चुनाव होना है 2024 का। ठीक है, तो 2024 का जो है लोकसभा का चुनाव कब से शुरू हो जाएगा? तो यह 19 अप्रैल से शुरू हो जाएगा, 1 जून के बीच में चलने वाला है। और 4 जून को रिजल्ट आ जाएगा कि हमारे देश का नया प्राइम मिनिस्टर कौन बनने वाला है, ये भी आपको याद रखना है। और इन्हीं 7 चरणों के लोकसभा चुनाव के लिए यूथ आइकन किसे बनाया गया है? तो आयुष्मान खुराना को बनाया गया है। और दिव्यांग व्यक्तियों के लिए नेशनल आइकन किसे बनाई गई है? तो ये कौन बनी है? तो ये शीतल देवी जी बनी हैं। और ये कहाँ की हैं? ये जम्मू कश्मीर की हैं, पैरा तीरंदाज हैं, ये भी आपको याद रखना है। तो दिव्यांग व्यक्तियों के लिए नेशनल आइकन कौन बनी है? शीतल देवी बनी है। और यूथ आइकन किसे बनाया गया है? तो आयुष्मान खुराना को बनाया गया है। चुनाव जो है 2024 का कितने चरणों में होगा? तो 7 चरणों में होगा, 19 अप्रैल से लेकर 1 जून के बीच में। और 4 जून को रिजल्ट घोषित किया जाएगा। राष्ट्रपति के चुनाव में विवाद होने पर निपटारा कौन करता है? तो सुप्रीम कोर्ट करता है। और किस आर्टिकल के तहत? तो आर्टिकल 71 के तहत निपटारा करता है। पंचायतों के लिए राज्य निर्वाचन आयोग का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो 243 के अनुच्छेद में किया गया है।
मतदाता की उम्र 21 से 18 वर्ष किस संविधान संशोधन द्वारा की गई थी? तो 61वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा की गई थी। और किसके समय में? तो राजीव गांधी के समय में। 8वां प्रश्न है, हाल ही में 114 वर्ष की आयु में विश्व के सबसे बुजुर्ग जुआन विंसेंट का निधन कहाँ हुआ है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा वेनेजुएला में। जुआन विंसेंट, ये मात्र 114 वर्ष में इनके निधन हो गई है। और कहाँ पे? वेनेजुएला में हो गया है, ये आपको याद रखना है। और ये विश्व के सबसे बुजुर्ग आदमी थे। अगर आप बात करें कि जीवित सबसे बुजुर्ग आदमी कौन है, तो सोनोबे हैं और ये जापान के हैं। और इनकी उम्र वर्तमान में कितनी है? तो 112 वर्ष है, ये जीवित हैं। और सबसे बुजुर्ग आदमी जो कि विश्व के सबसे बुजुर्ग थे, इनका नाम था विंसेंट जुआन। ये 114 वर्ष की उम्र में वेनेजुएला में मर गए हैं। और वर्तमान में जीवित कौन है? तो सोनोबे हैं, जो कि जापान के हैं। 112 वर्ष इनकी उम्र है। वेनेजुएला की राजधानी का क्या नाम है? काराकस। और यहाँ की मुद्रा का नाम है बोलीवर। और विश्व का सबसे ऊंचा एंजिल जलप्रपात कहाँ पाया जाता है? तो यह वेनेजुएला में पाया जाता है। वेनेजुएला में घास के मैदान को क्या कहते हैं? लानोज कहते हैं। और मराकाइबो झील जो है कहाँ पर है? तो यह बने वेनेजुएला में है। 9वां प्रश्न है, हाल ही में भारत की AI सॉफ्टवेयर इंजीनियर कौन है? तो हाल ही में भारत की AI सॉफ्टवेयर इंजीनियर कौन है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा देविका। यह एक महिला इंजीनियर है। तो AI सॉफ्टवेयर यह महिला इंजीनियर है जिसका नाम है देविका। और यह कहाँ लॉन्च हुई है? तो केरल में हुई है। भारत की पहली AI फिल्म कौन सी थी? तो इराह थी। और क्षेत्रीय भाषा की पहली AI न्यूज एंकर कौन बनी है? तो यह लीसा है। और ये जो है पहली न्यूज एंकर ये कहाँ पर लॉन्च हुई हैं? तो ये उड़ीसा में हुई थी। और ये खबर काफ़ी पुरानी है, 7-8 महीने पुरानी है। तो ये भी आपको याद रखना है। AI सॉफ्टवेयर इंजीनियर महिला कौन है? तो देविका रानी है, मतलब देविका जी हैं। और ये कहाँ लॉन्च हुई हैं? केरल में। और भारत की पहली AI फिल्म कौन सी है? इराह है। और क्षेत्रीय भाषा की पहली AI न्यूज एंकर कौन है? लीसा है, जो कि उड़ीसा में कार्यरत है। AI सेफ्टी समिट जो है कहाँ पर हुआ था? यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट को लेकर भविष्य में कोई चेतावनी या फिर कोई नुकसान ना हो, उसके लिए ब्लेचले घोषणा पत्र हुआ था। कहाँ पे? ब्लेचले में। और यह स्थान कहाँ पे है? UK में है, यानी लंदन में है, ब्रिटेन में है। भारत का पहला AI स्कूल कहाँ पर खोला गया था? तो यह भी केरल में खोला गया था। 10वां प्रश्न देख लेते हैं, हाल ही में दुनिया के पहले डाक टिकट कॉपर टिकट के 250वें स्थापना वर्ष का समारोह कहाँ आयोजित हुआ है? तो कॉपर टिकट कब जारी किया गया था? तो 250वें वर्ष इसका पूरा हो जाने के कारण इसकी खुशी कहाँ पर मनाई गई है? तो बिहार में मनाई गई है। और यह कब जारी किया गया था? तो 1774 में जारी किया गया था। तो कॉपर टिकट यह विश्व का पहला कॉपर का टिकट था। और यह कब लॉन्च किया गया था? तो 1774 में अजीमाबाद पटना में लॉन्च किया गया था। अभी हाल ही में इसका 250 वर्ष पूरा होने के कारण इसका समारोह कहाँ पर मनाया गया है? पटना में ही मनाया गया है। तो ये आपको याद रखना है। भारत में जो है प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना करने वाले कौन थे? तो पुर्तगाल थे। और पीतल किसके मिश्रण से बनता है? तो आपको बताना है पीतल जो है किसके मिश्रण से बनता है? तो तांबा और जिंक के मिश्रण से पीतल बनता है। तो कैसे याद करेंगे? पिताजी से याद कर लेंगे। नेक्स्ट देख लेते हैं, कांसे का मिश्रण कांसे किसके मिश्रण से बनता है? तो तांबा और टिन के। ठीक है, तो कैसे याद करेंगे? काताटी से याद कर सकते हैं। कॉपर सल्फेट को किस नाम से जाना जाता है? नीला थोथा को जो है कॉपर सल्फेट भी कहते हैं। और सिक्कों के अध्ययन को क्या कहते हैं? न्यूमेस्मेटिक्स कहते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट ये एक लास्ट है कि तमिलनाडु के राज्यपाल RN रवि ने परमवीर चक्र गार्डन का किया उद्घाटन। तो परमवीर चक्र गार्डन का उद्घाटन किसने किया है? तमिलनाडु के राज्यपाल RN रवि जी ने। तो स्टूडेंट इस प्रकार से हमने अपने 10 क्वेश्चन और उसके साथ ललन टॉप प्रश्न को सॉल्व कर लिया। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। और एक कमेंट करके जरूर बताएं कि वीडियो कैसी बनी है। कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए आप सभी को प्यारा सा जय हिंद, जय भारत।